गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आप अच्छे होंगे और अच्छे से आप स्टडी भी कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक नियरेस्ट है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री के अंतर्गत 7 चैप्टर। आप सोच रहे होंगे कि 5th और 6th चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा रहे। वो भी एम्पायर से संबंधित है, एक एम्पायर से संबंधित है, एक साम्राज्य से संबंधित है, उसमें भी एक सम्राट के बारे में बताया गया है। तो मैंने सोचा कि आपके पास अब टाइम बहुत कम है, आपका सिलेबस बहुत ही लार्जेस्ट है। किसके अंतर्गत? एसएसटी के अंतर्गत पूरे 30 चैप्टर है आपके एसएसटी में, सबसे बड़ा सिलेबस है हर सब्जेक्ट में से। तो मैं आपको आज 7 चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा हिस्ट्री के अंतर्गत कि अशोक, जो एक अशोकास सम्राट किस प्रकार से था। अशोकास एम्परर हु गिव अप वॉर, कि अशोक एक अनोखा सम्राट था जिसने युद्ध का त्याग किया। अब कौन सा युद्ध, कौन अशोक है, हम नहीं जानते अशोकास के बारे में। अशोकास कौन था, तो इसके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि एक सम्राट अशोक, कि आप कह सकते हैं कि एम्परर सम्राट के बारे में हम एक पढ़ रहे हैं। तो किस सम्राट के? वेरी वेरी ग्रेटेस्ट एम्परर अशोकास, लीडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। आपने समझा होगा कि एक महान सम्राट अशोक जो कि मौर्य सम्राट का था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो ये मौर्य जो एम्पायर है, मौर्य एम्पायर का जो लीडर था, जो मौर्य एम्पायर की आप कह सकते हैं कि स्थापना किसने की थी, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो आप मौर्य एम्पायर का क्या रखी, नींव रखी, स्थापना की उसकी। तो आप कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? अशोक के ग्रैंडफादर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। अशोकास ग्रैंडफादर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य की, वो अशोक के क्या थे? दादाजी। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर हम मौर्य एम्पायर को पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे मेन इस लेसन के अंतर्गत अशोक के बारे में बताया गया है, क्योंकि वो बहुत महान थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य भी किए। एक पूरे आप कह सकते हैं कि भारतीय, इंडियन तो बहुत बात का शब्द है, लेकिन भारतीय पूरी साम्राज्य के जो आपका एम्पायर, अपना एम्पायर ऑफ द इंडिया, कि भारतीय साम्राज्य में सबसे सुदृढ़ साम्राज्य की बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य आता है, प्रथम साम्राज्य, जिसके बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी मिलती है और जिसके महान शासक अशोक का जन्म हुआ, कि जो हमें आज भी हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इन्होंने युद्ध को त्याग दिया, वार को त्याग दिया इन्होंने, क्या परिवर्तन आया इनके में। तो सम्राट, सबसे पहले आप चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की? मौर्य एम्पायर की स्थापना की। उसका बेटा था बिंदुसार, जो कि अशोक का फादर था। तो बिंदुसार आया, कुछ टाइम हो चला, उसके बाद कौन आया? अशोक आया। आप देख रहे होंगे कि मौर्य एम्पायर जो आपका टाइम पीरियड है वो है 321 BC बिफोर क्राइस्ट। ये 0 से भी नीचे वाली है, क्योंकि अभी ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ है, इससे पहले की घटना है। तो 321 BC से लेकर 185 BC तक है इनका पूरा टाइम पीरियड रहा। किसका? मौर्य एम्पायर का टाइम पीरियड रहा। ये आपने समझना है। तो आपने अशोक के बारे में हल्की फुल्की जानकारी पा ली होगी कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था, फादर्स ऑफ द बिंदुसार, ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त जिन्होंने एम्पायर, मौर्य एम्पायर की क्या की? स्थापना की। तो आप जान सकते हैं कि एक अशोक के बारे में। तो अशोक एक बहुत महान सम्राट था,
जिसने कि भारत देश में अनेक प्रकार के, आप एक नोट को आपने देखा है, आप जब बुक खोलोगे तो उसमें सबसे पहले आपको जो नोट है उसके बारे में बताया गया। नोट का मतलब कौन सा, जो आपका 10 का नोट होता है, 100 का नोट होता है, उसमें जो पहले टाइम होता था एक साइड गांधी होता था बना हुआ, और एक साइड जो अशोक की क्या है, लाट है, हम कह सकते हैं जो अशोक का थंब है वो दिया रहता था, जिसमें कि 4 प्रकार के उसमें लॉयंस के वो दिखाया गया, लॉयंस के मुख दिखाए गए हैं, और उसमें बहुत सारे एनिमल्स है, जैसे आपके हॉर्सेस है, आपका एलिफेंट है, उसमें आपके और जानवर के बारे में दिया गया, 4-5 जानवर दिए गए हैं। तो वो एक लाट थी। वहीं से अशोक साम्राज्य को आज जानते हैं ना, कहीं देखा होगा आपने पुलिस के कंधों पर, आर्मी वालों के कंधों पर वो अशोक बना रहता है। क्या वो हमारा एक प्रतीक चिन्ह है, वो एक हमारा प्रतीक चिन्ह है। साम्राज्य को कहाँ से लिया गया, सम्राट अशोक ने उस एक लाट बनाई थी, सम्राट अशोक ने एक लाट बनाई थी सारनाथ में। कहाँ से लिया गया, वो सारनाथ से लिया गया है। तो सारनाथ यूपी में पड़ता है। तो ये आप जान लीजिए, बहुत अच्छे से समझिए इन चीज़ों को कि क्या चीज़ मैं समझा रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ें हैं। तो सम्राट अशोक को आप वहाँ से भी पहचानते हैं, नोटों में वो रहता है, उनका फोटो नहीं रहता, उन्होंने अपनी प्लाट बनाई थी, एक शेर की, एक संकेत दिया था समाज को, एक संकेत दिया था उस चिन्ह के जरिए। और सबसे मेन बात यह है कि उस समय कोई किताब नहीं होती थी, उस समय किसी भी चीज़ पर कोई भी आपका कॉपी का पन्ना नहीं होता था, किसी भी चीज़ पे नहीं लिखा जाता था। उस समय किस पर लिखा जाता है, इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने पहले भी बताया है। मैन्युस्क्रिप्शन और इंस्क्रिप्शन मैंने पहले भी अध्ययन करवाया है हिस्ट्री के अंतर्गत की। मैन्युस्क्रिप्शन क्या होता है, पांडुलिपियां कहा जाता है, जबकि इंस्क्रिप्शन शिलालेख होते हैं। वो आज ही मैं उस शिलालेख की बात करता हूँ। ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ अशोकास ने उसी इंस्क्रिप्शन को रिटर्न करवाया था। यहाँ लिखा भी गया है, इंस्क्रिप्शन वेयर इज द प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक एंड वेयर रिटर्न्स इन द ब्रह्म, देखिए प्राकृतिक और ब्रह्म स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। देखिए जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, प्राकृतिक थी। जो स्क्रिप्ट थी, आपकी लिपि थी, वो क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी। अधिकतर जो अशोक के आपके इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। आप इंस्क्रिप्शन मैंने समझाया था, यदि जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वो समझ रहा है इस चीज को, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है उसके दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा होगा। क्योंकि इंस्क्रिप्शन वो चीज होती है जो हम एक शिला पर, स्टोन पर, एक पत्थर पर काट के लिखते हैं, पत्थरों को काट के लिखते हैं, जो कि आपको इसके लिए पीपुल्स ऑफ, जनता को, लोगों को संदेश देने के लिए उस समय कोई लिखा पत्री नहीं होती थी। तो जो आपके एम्परर ऑफ अशोकास थे, वो जनता को अपना संदेश देने के लिए इंस्क्रिप्शन का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले भारत में उन्होंने ही किया। विश्व में तो और जगह भी ये स्टार्ट हो चुका था, लेकिन भारत में उन्होंने ये सबसे पहले किया। उन्होंने भी उस टाइप से किया क्योंकि उनका जो ग्रीक जो क्षेत्र था, जो ग्रीक क्षेत्र है आज का, आप कह सकते हैं सऊदी अरब वाला क्षेत्र है जो आपका, वहां से उन्होंने, उनका क्या था, रिलेटेड था वहां के किंग से। तो वहां से उन्होंने ये चीजें ली कि जनता को संदेश देने के लिए, जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शन का प्रयोग किया जाए। तो सबसे पहले अशोक ने इस चीज को कहा। ये आज हमारे उत्तराखंड में विद्यमान है, कालसी में एक इंस्क्रिप्शन है सम्राट अशोक का, एम्परर ऑफ द सम्राट ने इतना अच्छा संदेश दिया है। उस इंस्क्रिप्शन में जो लिखा है, उसमें लिखा है कि जो जनता है, जो मनुष्य है और पशु के लिए चिकित्सा व्यवस्था के बारे में उसमें क्या बताया गया है, अशोक ने उस समय बताया है। उनका टाइम पीरियड बहुत ही पहले का था, 261 ईस्वी में उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था, जिसके बारे में इस चैप्टर में बता रखा है कि किस प्रकार से उन्होंने युद्ध का त्याग किया। वह लिखा है, हु
गिव अप वार, किस प्रकार से उन्होंने युद्ध का त्याग किया, तो इसके बारे में बताया गया। तो वही युद्ध है जो 261 ईसा पूर्व बीसी कह सकते हैं आप, 261 बीसी बिफोर क्राइस्ट, ये आपके ईस्वी से पहले की घटना है अशोक के बारे में भी। तो उन्होंने 261 बीसी में भी एक युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध, जो उड़ीसा में है। उसमें इतना नरसंहार हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, जिससे कि उनके जो हृदय में परिवर्तन आया। क्या आया? परिवर्तन आया, चेंजिंग आया। उन्होंने युद्ध का त्याग किया, जबकि उससे पहले बहुत सारे युद्ध करते थे, बहुत सारे युद्ध जीते। उन्होंने आज तक कोई युद्ध ही नहीं हारा। इतना एक ग्रेटेस्ट लीडर था, लेकिन 261 बीसी के बाद उन्होंने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। वो क्या? धर्मघोष किया है। धर्म, एक धर्म, बुद्ध धर्म को मानने लगे। इस प्रकार से उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तन किया। वो हिंदू थे, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के होते हुए एक शिव जी की पूजा करते हुए भी उन्होंने क्या कर दिया? बुद्ध को माना। उन्होंने बुद्ध को अपना धर्म माना। उस धर्म के बारे में भी इन्होंने बहुत ही इस तरीके से इन्होंने पालन किया और युद्ध का त्याग किया। तो इनके बहुत सारी ये चीजें हम आज भी विद्यमान है कि लोगों तक संदेश पहुंचाना किस प्रकार से थे। तो इनके जो इंस्क्रिप्शन थे 3 प्रकार में थे। एक था आपका कॉलम, जिसे स्तंभ कहते हैं। एक है आपका जिसे आप कुआ लेक कहते हैं, जो आपके गुफा में कैव्स, कैविटी, गुहा लेक, जो आपके गुहा लेक थे वो आपके बिहार से मिले हैं, सुदामा गुफा से मिले हैं। गुफा के अंदर जो कैव्स होती है उसके अंदर चित्रित किया जाता था, और जो कि आज भी विद्यमान है जनता को संदेश देने के लिए। जो बौद्ध भिक्षु होते थे, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध भिक्षुओं के चित्रण है, उन्होंने संदेश दिया है। उन्होंने बहुत सारे पेंटिंग बनाई है कैव्स के अंदर। तो उस प्रकार से, और जो आपका स्तंभ है आपका, आप सारनाथ का कह सकते हैं, आपका लोरियागढ़ का कह सकते हैं, आप रामपुरवा का कह सकते हैं, बिहार का। बहुत सारे ऐसे क्या है कॉलम है, स्तंभ है, जिसमें उन्होंने संदेश दिया है। उसमें किसी में बैल बना हुआ है, किसी में हाथी बना हुआ है, किसी में शेर बनाया हुआ है। वो एक प्रतीक चिन्ह है जनता को देने के लिए। और उन्होंने प्राकृतिक भाषा में भी लिखे हैं। तो इस प्राकृतिक भाषा को जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में 1837 एडी में उन्होंने सबसे पहले, एक अंग्रेज ने इसे पढ़ा, और जो आपके अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर कनिंघम की सहायता से उन्होंने पढ़ा इस चीज को। तो उनकी जो भाषाएं हैं उनको पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि ये किस में लिखी गई है? प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। रिटन बाय लैंग्वेज किसमें है? प्राकृतिक में है। स्क्रिप्ट जो आपकी लिपियां हैं वो क्या है? ब्राह्मी लिपियां हैं। ऐसे तो उनकी प्राकृतिक भाषा भी है, खरोष्टी भी है, अरमाइक भी है, ग्रीक भी है, बहुत सारे। जैसे मैंने आपको यहाँ एक साम्राज्य के बारे में, एक पूरे ऑल इंडिया के बारे में दिया है। यह प्रेजेंट टाइम है, लेकिन जिस समय अशोक का जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था। वो सारा ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आपका और भी कंट्रीज थे, ये सारे कंट्रीज, आपका आज बांग्लादेश हो गया, आपका भूटान, नेपाल, ये सारे, ये बहुत ही एक विशाल साम्राज्य कह सकते हैं आप। ये साउथ इंडिया इतना नहीं था, और यहाँ से ऊपर वाला पूरा, ये पूरा। लेकिन इनकी जो कैपिटल थी मौर्य की, वो क्या थी? पाटलिपुत्र थी, जो कि प्रेजेंट टाइम में बिहार में है, जिसका नाम आज पटना है। वो पहले पाटलिपुत्र थी। वो किसकी राजधानी थी? मौर्य एम्पायर की थी। मौर्य एम्पायर की जो कैपिटल थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र थी। और फिर भी इन्होंने और भी बनाया था उज्जैन को। इन्होंने एक में, क्योंकि इतना बड़ा जो एम्पायर है वो देख नहीं सकते थे एक ही शासक, तो इन्होंने अलग अलग क्या बनाए थे? किंगडम बनाए थे। तो इसमें आपका तक्षशिला था, जो कि प्रथम कह सकते हैं आप एक यूनिवर्सिटी थी। तक्षशिला उस समय भी इतना अच्छा एजुकेशन मिलता था, इतनी अच्छी चीजें मिलती थी। तो तक्षशिला भी एक बहुत ही जगह है। आप कह सकते हैं उज्जैन, जो कि आज के एमपी में है, आज भी है। अवंती को कहा जाता था उस समय।
उज्जैन को अवंती कहा जाता था। तो इस तरीके से इन्होंने ये क्षेत्र बनाए थे और इनका बहुत ही जो एम्पायर था, एक इनका साम्राज्य था, वो बहुत बड़ा था। तो लिखा है यहाँ पर ए वेरी किंगडम, जो किंगडम होता है राज्य, राज्य इज इक्वल टू इन एम्पायर। एक छोटे छोटे राज्य से बनकर एक बड़ा सा एम्पायर बनता है। क्या बनता है? साम्राज्य बनता है। छोटे छोटे राज्य से, किंगडम से क्या बनता है? एक पूरा बड़ा साम्राज्य बनता है। ये आपका हिस्ट्री के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके आगे आने वाले हर क्लास में आपके काम आने वाली चीज है। सम्राट अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने में। तो इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। इनकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र थी। जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र थी। प्रेजेंट टाइम में इसको पटना कहा जाता है। कहाँ पे? ये बिहार राज्य में है प्रेजेंट टाइम। और जो इनका, ये भी इनका एक मेन केंद्र था उज्जैन। उस समय उज्जैन को अवंती कहा जाता था, आज का उज्जैन है। ये आपका एमपी में है। जो तक्षशिला है अफगानिस्तान उसमें आता है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे आता है। ये आपकी एक यूनिवर्सिटी भी थी। ये भी एक सेंटर था इसका, मौर्य एम्पायर। इनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत सुदृढ़ साम्राज्य जिसे कह सकते हैं। उस समय टैक्स का कलेक्शन किस प्रकार से लिया जाता है, किस प्रकार से सैलरी ली जाती है, बहुत सारे अधिकारियों को, क्योंकि आपने इतना सब चीज़ नहीं पढ़ना, आपने ये चीज़ ध्यान रखना है इनके बारे में। बहुत एम्पायर मोर के बारे में भी इसमें दिया गया है कि किंगडम बिकॉज द एम्पायर लीडर्स, बहुत ही बड़ा एक साम्राज्य कह सकते हैं आप इसके बारे में। इन्होंने लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया था? इंस्क्रिप्शन का प्रयोग किया था, अभिलेख का प्रयोग किया था, जो कि हमारे आप कालसी अभिलेख कह सकते हैं। और आपका और भी अभिलेख बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान से मिले हैं शाहबाजगढ़ी का अभिलेख, आपके और जगह से भी मिले हैं, एरागुड़ी का मिला है आंध्र प्रदेश से, और आपका वहाँ से मिले हैं, उड़ीसा से मिले हैं, धोला बहुत सारे मिले, बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, गिरनार का अभिलेख मिला है गुजरात से, बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं। लेकिन हमने सिर्फ मेन फोकस रखना है कि अशोक कौन था और अशोक के कार्य क्या थे, उन्होंने किस तरीके से अच्छे कार्य किए, कि उन्होंने युद्ध का त्याग किया, कौन सा धर्म उन्होंने अपनाया था? बुद्ध धर्म को अपनाया था, बुद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था। बैरी घोष होता है जो नाश करने वाला, से बैरी घोष से को छोड़कर एक धम्म घोष की ओर इन्होंने प्रस्थान किया था। धम्म घोष होता है धर्म को मानने वाला, वो भी बुद्ध धर्म को मानने वाला। तो जो इनके अधिकतर जो इनके इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, अभिलेख लिखे गए हैं, शिलालेख लिखे गए, वो किस में लिखे गए थे? प्राकृतिक भाषा में। और जो इनकी मेन लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। वैसे उससे एक्स्ट्रा भी लिखे गए, खरोष्टी लिपि में लिखे गए, अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन आपने मेन रखना है कि किस लिपि में अधिकतर लिखे गए हैं, वो आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक एक बहुत बड़ा नाम है अपने में, इतिहास में। जो हिस्ट्री पढ़ रहा है तो वो अशोक नहीं जानता है तो कुछ भी नहीं जानता। अशोक अपने में बहुत बड़ा, इसीलिए आपके तुरंत ही इसे 6 क्लास में दिया है कि आप इसके बारे में जानकारी अच्छे से कर सके। तो मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा सा अच्छा कर सकें। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, मैं अभी बता रहा हूँ। और आपके पास 1 महीना भी नहीं है, आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो इसलिए मैं सभी से कहता हूँ अच्छे से वीडियो देखें और समझें इस चीज़ को, कि जो हम पढ़ाते हैं इस चीज़ को समझें और याद करें। जो आपसे होमवर्क करवाया जाता है उसमें जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, उस आंसर को अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। और मैं यही कहता हूँ, थैंक यू स्टूडेंट।